नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। होली का त्योहार नजदीक है और इसी के साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद भी जागी है। चर्चा है कि त्योहार से पहले सरकार जो है उनकी सैलरी पेंशन से जुड़ा बड़ा फैसला ले सकती है। अब क्या फैसला होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि 25 फरवरी को नई दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। किसने बुलाई है बैठक, मीटिंग का मकसद क्या है, एकदम आसान भाषा में इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव। मैडम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, इसके बाद चर्चा करेंगे ईपीएफओ की। ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट्स पर जो है इंटरेस्ट रेट को फाइनल करने के लिए 2 मार्च को एक जरूरी मीटिंग बुलाई। क्या आउटकम आने वाला है, मैडम से जानने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे मेगा आईपीओ की। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है और अब सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद जागी है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे खास बात जो है सैलरी बढ़ाने वाले फॉर्मूले यानी फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। मैडम, 2-3 दिन पहले ही हम लोग जो है आपके साथ चर्चा कर रहे थे सेंट्रल में ही। आप कह रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो है रसाकसी चल रही है, लेकिन आज तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि हम लोग लगता है लिमिट को भी क्रॉस करते हुए दिखेंगे। क्या है पूरा मामला, समझाइए आसान भाषा में। तो विशाल, आपकी आवाज में जो खुशी है ना, मुझे लगता है वो अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का भी एक जो है बात हो रही है कि इसको जो है 3.25 तक ले जाया जाए, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। पहले कहाँ बात हो रही थी कि 3 के नीचे ही रखेगी सरकार, क्योंकि अगर हम बात करें 7th पे कमीशन की तो 2.57 था। लेकिन अब जो नया नंबर या जो जिसको लेकर के डिमांड पुरजोर हो रही है वो है 3.25 और ये एक बड़ा नंबर है। हम सब जब चाहते हैं कि पैसे बढ़े तो हम सब की उम्मीद तो ये होती है ना कि ज़्यादा बढ़ें, और ये 3.25 अगर होता है तो आपकी बेसिक जो है वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ सकती है। 7 पे कमिश्नर से 2.57 किया था। जब 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ, गठन हुआ, तो बात होने लगी कि भाई इस बार जो है 3 पर लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे बात होने लगी कि नहीं 2.86 या 2.87 हो सकता है। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कह रही हैं कि जो लेबर यूनियंस हैं, जो स्टाफ साइड के जो कंसल्टिव यूनिट्स हैं, एनसीजीसीएम है, वो सब प्रपोज करने के मूड में नजर आ रहे हैं कि 3.25 इनकी बड़ी बैठक, जिसका जिक्र अभी विशाल ने किया कि 25 फरवरी को दिल्ली में हो रही है, एनसीजीसीएम स्टाफ साइड की बैठक हो रही है, जहां पर एक मेमोरेंडम, एक यूनिफाइड मेमोरेंडम जो है वो तैयार किया जाएगा और इसमें फिटमेंट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि ये एक सीपीसी के जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। फिटमेंट फैक्टर से क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर से आपकी बेसिक जो है वो तय होती है। जब हम देख रहे थे कि जब 7th पे कमीशन आया था और 2.57 पे फिटमेंट फैक्टर गया था, तो 7,000 की जो बेसिक थी वो बढ़कर सीधा 18,000 पर पहुंच गई थी। ठीक है, ये है 18,000 की बेसिक सैलरी, जो मिनिमम सैलरी और जो बेसिक थी। अब अगर इस 18,000 पर मैं कुछ कैलकुलेशंस देख रही थी ऑनलाइन, और इस 18,000 पर अब हम लगाते हैं 3.25। विशाल ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया 3.25। इससे नीचे विशाल तो नहीं मानने वाले, लेकिन मैंने ना सारे ऑप्शंस निकाले तो 2.86, जिसके सबसे पहले आने लगी थी कि भाई सरकार 3 से ऊपर नहीं जाने वाली, 2.86 ही रह सकता है। तो अगर 2.86 भी होता है तो जो बेसिक है, जो अभी मैंने बताया 18,000 है, वो सीधा बढ़ के 51,451 रुपए पर पहुंच सकती है। 3.0 अगर होता है कि चलिए मिडिल पाथ निकालते हैं, विशाल की नहीं सुनते हैं ना प्रियंका की सुनते हैं, 2.86 मिडिल पाथ 3.0, तो बेसिक जो है वो 54,000 तक पहुंच सकती है। ठीक है, 18,000 से सीधा 54,000। और अब अगर 3.25 जो कि विशाल आपका फेवरेट नंबर है, अगर ये हो जाए तो आपको पता है बेसिक जो है 58,500 रुपए पर पहुंच जाएगी। अब बेसिक अगर यहां तक पहुंच जाएगी, डिमांड यही है, महंगाई को देखते हुए, हेल्थ से जुड़े खर्चे, स्कूल की फीस को देखते हुए डिमांड यही है कि इसे 3.25 पर सरकार को लेकर जाना चाहिए। और अगर ये ऐसा होता है मैडम, तो इसके बाद और भी कई भत्ते हैं, अगर वो जुड़ेंगे तो समझ जाइए कि सरकारी कर्मचारियों की जो है लॉटरी निकलने वाली है, बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि देखिए बेसिक के आधार पर आपको दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं, आपका पे रिवाइज हो जब होगा हर साल
तब भी आपके बेसिक जो है उसके आधार पर होता है, आपके हाउस रेंट के जो अलाउंसेस मिलते HRA हो गया, हैं, TA हो आपके गया। DA, HRA, आपके पे रिविजन, आपके पेंशन को भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो सब कुछ बदल जाएगा। बेसिक बदलेगा तो यानी सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है विशाल, क्या सरकार इस को देने की स्थिति में है अभी? Exactly. क्योंकि ये बहुत बड़ा आउटगो होगा सरकार के कोष से, और हम बार बार इस हफ्ते में हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं कि सैलरीज और पेंशन जो है वो सरकार जो देती है वो उसके सबसे बड़े कल खर्चों ही में आप है। देखिए ना मैडम, PFRDA के जो चेयरमैन है रमन्ना साहब, उन्होंने भी कह दिया कि पेंशन को लेकर, कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उन्होंने हालांकि कटाक्ष किया था, लेकिन रघुराम राजन साहब को भी अगर आप जोड़ दीजिए, पूर्व RBI के जो गवर्नर हैं, उन्होंने भी बात कही थी कि ऐसा मतलब पेंशन का सिस्टम मत कर दीजिए कि जो देश का नवयुवक है वो नौकरी करने से ही जो दूर भागे, उसको लगे वाइबल कि- ही ना रहे। जी, वाइबल ही ना रहे। और तमाम फिर और भी कितने रिपोर्ट्स रहे थे, मतलब ग्लोबल भी जोड़ लीजिए और डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरा जो है सरकार का जो है फिस्कल सिस्टम जो है वही गड़बड़ा जाएगा। मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास का कहा जा रहा है कि जो है डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि 3.25 क्या वाइबल बनता है या नहीं बनता है। लेकिन 25 फरवरी को जो मैडम कह रही हैं कि जो है बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, कुछ है मैडम डेटा मैं देना चाहूँगा। कर्मचारियों की मांग पर चर्चा होगी, सैलरी स्ट्रक्चर पर बात हो सकती है, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दे जो है वो उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो 18 महीने का जो समय लग रहा है मैडम, जिसको लेकर भी बड़ी रार है कि आज के डिजिटल युग में आपको बातचीत करना है, तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा करनी है, उसके लिए 18 महीने लगाना, फिर आप ही को झंझट होता है। 18 महीने के बाद कोई चीज़ अगर सामने निकलेगी, उसके बाद फिर आप कहिए कि एरियर देना, उस समय आप कहिए कि फिर ये एक बोझ है। क्यों ना इस चीज़ को भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाए, 18 महीने का जो समय उसको कम किया जाए। तो इन तमाम बातों पर जो है चर्चा हो सकती है मैडम। लेकिन हाँ, 18 महीने का वक्त लगेगा, ये पहले ही जो है वो क्लियर कर दिया गया था, तो 18 महीने का वक्त ये लगने वाला है। हालांकि जब ये लागू होगा तो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है कि इसे जो है और इसके साथ अरियर भी जो है वो दिया जाएगा, पेंशनर्स को भी और सैलरीड को भी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार होंगे। अभी तो पहले तो मुझे लग रहा है ये 25 फरवरी की बैठक बहुत अहम होने वाली है, ये 1 हफ्ते तक चलेगी, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे जो अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद एक यूनिफाइड मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा जो इसे सबमिट किया जाएगा, फिर उस पर विचार चलेंगे। फिर हम सबको पता है HCPC ने अपनी वेबसाइट पर जो है एक 18 क्वेश्चंस की प्रश्नावली दी है और जिसमें सुझाव मांगे गए हैं, तो उस पर भी नजर डाला जाएगा। और सवाल है, मतलब आप सोचिए कितने सैलरीड और पेंशनर्स हैं, और इन सब के जो है भविष्य में उनकी बेसिक जो है वो क्या होगी, भविष्य में क्या, अभी इनफैक्ट जनवरी से जब लागू होगा तो सोचिए कि किस काउंटडाउन तो स्टार्ट ही हो गया मैडम, उनका मीटर तो चल ही रहा है, मीटर चालू हो चुका है। अब उसमें कि 2.86 पर बात बनती है, 3.0 पर बनती है, और विशाल के मुंह में घी शक्कर कह दीजिएगा 3.25। मुझे तो लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं उनको बताना चाहिए, उनको क्या चाहिए फिटमेंट फैक्टर, उनको क्या लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप लोग लिखते हैं, और जरूर उसमें एक लाइन लिख दीजिएगा क्यों आप चाहते हैं ये कितना हो। विशाल तो बिल्कुल आपकी तरफ है कि 3.25 फिटमेंट फैक्टर हो जाए तो भाई सब कुछ जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। पर मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है सरकार बीच का रास्ता ढूंढेगी, क्योंकि बार बार बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या ये वाइबल है, इतना पेंशन, इतनी सैलरी सरकार के जो खजाने से निकलती है वो बोझ बहुत ज्यादा है, और सरकार क्या इसको वहन कर पाएगी। फिर क्या होगा, वही जो हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट, इसको चुकाने के लिए दूसरे चीज़ों से खर्चा कम करेगी, कर्ज ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? इसीलिए 3.25 बहुत मुश्किल लग रहा है मुझको विशाल। चलिए आगे बढ़ते हैं मैडम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी जिसको कि आप EPFO के नाम से जानते हैं, 2 मार्च को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कर्मचारियों के PF जमा पर जो है मिलने वाली ब्याज दर तय की जाएगी। देश के 30 करोड़ से अधिक मेंबर्स के लिए फैसला जो है बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि मामला जो है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। मैडम का रुख करते हैं, मैडम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैडम, क्या ब्याज दर हो सकती है? बहुत तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, सरकार के पास ऑलरेडी बहुत सारे तनाव हैं। जिस तरह से जो आप देखिए, चेन ऑफ रिफॉर्म्स देखिए, पिछले बजट में मैं और आप साथ में थे, कवर कर रहे थे 12,75,000 तक की कमाई को टैक्स फ्री करना, उससे जो कहा गया कि सरकार को जो है टैक्स फॉरगो हुआ, उसके बाद जो है GST रेट रैशनलाइजेशन करना, उसके बाद अब ये कदम उठाना। क्या लगता है कि क्या पे कमीशन को कैसे भूल सकते हैं? उसकी भी देनदारी होगी सरकार के ऊपर।
पर, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार अपने आउटगो को ईपीएफओ के ब्याज को बढ़ा करके वहन करने की स्थिति में है? 8.25 पिछले 2 साल से ये 8.25 पर ही कंटिन्यू कर रहा है। और मुझे बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी वो जो ईपीएफओ की सदस्य हूँ, कि सरकार इस बार भी 8.25 से हटने वाली नहीं है, ना आगे बढ़ने वाली है ना पीछे बढ़ने वाली है। स्टेटस को जो कहा जाता है ना, यथास्थिति बरकरार रहेगी। सीबीटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हो रही है 2 मार्च को। अक्सर ना होली के आसपास हम ऐसी बहुत सारी खबरें जो है आती हैं, लेकिन क्योंकि अब अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाएगा, उसके पहले ये अनाउंसमेंट आता है, तो मार्च में ये बैठक होगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि भाई क्या होगा। लेकिन मुझे जहां तक जो समझ में आ रहा है, बिल्कुल सरकार ने जो है मिडिल क्लास की या सैलरीड की झोली भरने की कोशिश की है, जब टैक्स में बड़ी छूट दी, जीएसटी में बड़ी छूट दी। और एक और फैक्टर, एक राजनीतिक फैक्टर भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है? राजनीतिक फैक्टर ये है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अहम राज्य हैं वो, और वहां पर जो है कुछ भी अभी ना बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहती है सरकार। तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, यूटी पुडुचेरी में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, और सरकार जो है इससे पहले सेंटिमेंट को कुछ भी बिगाड़ेगी नहीं। इनफैक्ट कम तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, ना बढ़ाने के लिए अभी उनके पास उस तरह का लेगरूम नहीं है। और इनफैक्ट कई बार ये बातें भी होती कि इसको कम कर देना चाहिए, 8.25 बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए, बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हैं, एफडी में जमा करते हैं, तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा होता है, ठीक है? किसी और अगर हम बात करें, फिर आप जाएं इक्विटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ भले ही आपको इससे बेटर रिटर्न मिल रहा होगा, लेकिन जो है आपकी बैंक एफडी हो गई और दूसरे जो निवेश हो गए, उन सब में सबसे ज़्यादा आपको ईपीएफओ में ये 8.25% का रिटर्न मिल रहा है। आपके रिटायरमेंट की किटी में बहुत अच्छा ब्याज जो है वो जुड़ता रह रहा है। मुझे लगता है मैडम कि अगर डेटा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्याज दर मुझे लगता है कि एक तो पीपीएफ में, और एक तो दूसरा जो है सुकन्या समृद्धि योजना, और एक दूसरा है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, इन तीनों में ही सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन इन तीनों में पीपीएफ को अगर छोड़ दें, पीपीएफ तो सबके लिए, सुकन्या समृद्धि योजना बच्चों के लिए है, आपकी बिटिया के नाम पे कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम जो है वो केवल बुजुर्गों के लिए है। तो पीपीएफ एकमात्र है, लेकिन पीपीएफ का भी जो ब्याज है वो 7.1 के आसपास है, और ईपीएफओ का ब्याज है 8.25%। तो सरकार यहाँ पर अच्छा ब्याज दे रही है, और इस इक्विलिब्रियम को अभी छेड़ते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि अगर इसे वो बढ़ाती है तो उसका आउटगो बढ़ जाएगा, इसे कम करती है तो फिर सेंटिमेंट खराब हो जाएगा। वैसे भी इक्विटी मार्केट में जिस तरह की उथल पुथल है, और लोग जो हैं कहीं भी रिटर्न नहीं अभी बना रहे हैं, और ऐसे में एक चीज जिसके लिए सरकार की लोग पीठ ठोकते हैं कि हाँ भाई 8.25% का ब्याज हमें अपने रिटायरमेंट की किटी में मिल रहा है सरकार की तरफ से, मुझे नहीं लगता सरकार इसको कुछ भी यथास्थिति बरकरार रखेगी। सरकार तीसरा साल रहेगा जब हमें अपने मन को बहलाना होगा कि भाई जो ब्याज है, खुशी ये मनानी होगी कि कम से कम तो नहीं किया, बरकरार रखा। तमाम चैलेंजेस को भी देखिए मैडम, जो साल की शुरुआत भी अगर हम लोग देखें, इस साल की भी देखिए या पिछले साल भी देखिए, जिस तरह से जो है सब चीज़ लग रहा था कि सही चलेगा, लेकिन फिर जो है टैरिफ टेंशंस देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख लीजिए, और अब तो तमाम जो है इस साल की अगर बात की जाए तो पहले लग रहा था कि इस साल की शुरुआत जो है अच्छे नोट पर होगी, लेकिन चीज़ें और बिगड़ती चली गई। और ऐसे समय में इंडिया पाक वॉर को भी अगर आप ऐड कर लीजिएगा, तो ऐसे समय में अगर सरकार उसको एज इट इज़ भी रखती है तो ये बड़ी बात हो सकती है। बिल्कुल, तो सरकार अभी एज इट इज रखने के ही मूड में नजर आ रही है, क्योंकि अभी 8th पे कमीशन पर भी डिसीजन लेना है। इसमें कुछ ज्यादा फिर वो चेंजेस करती हुई नजर नहीं आएगी, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। चलिए, तो अब ईपीएफओ कितना बड़ा फंड जो है वो मैनेज करते हुए क्या एडिशनल जानकारी में अपने व्यूअर्स को दे देते हैं। 25 से 26 लाख करोड़ के आसपास का जो है फंड मैनेज करती हैं। अब हाल फिलहाल में जो कुछ और बड़े फैसले लिए गए वो भी जो है मैडम से हम लोग डिकोड कराने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहा गया कि पार्शियल विड्रॉल के जो नियम बड़े आसान कर दिए गए। अब जो है पीएफ का पैसा जो है अब बड़ी आसानी से निकल जाता है। लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से अगर आपको पैसा निकालना है, पहले कहा जाता था कि लंबी लंबी कतार है, और पार्शियल विड्रॉल के ना 13 कंडीशंस होते थे कि भाई इस समय आप निकाल सकते हैं, इस कंडीशन के लिए निकाल सकते हैं, उस कंडीशन के लिए निकाल सकते हैं। इन सब को एक 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है कि भाई आप जो है बीमारी के लिए, पढ़ाई के लिए और शादी के लिए जो है ऐसे जो सिचुएशंस हैं
तब पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। इसे आसान, इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, ईपीएफओ को और फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। और एक तरह से देखिए मुझे लगता है ये बढ़िया स्कीम है ईपीएफओ, जहां हमारे देश में हम लोग जो है रिटायरमेंट को लेकर, भारत उन देशों में जो रिटायरमेंट को लेकर के भारतीय नागरिक जो है बहुत जागरूक नहीं है और कुछ करते नहीं है। तो एक फोर्स्ड सेविंग तो आपके रिटायरमेंट की तरफ हो रही है, और इसे और इजी बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसके विड्रॉल्स को भी आसान बनाया है। 3 कैटेगरी में, पढ़ाई, बीमारी और शादी, ये 3 कैटेगरी बना दी जिसके लिए आप पैसे यहाँ से पार्शियली निकाल पाएंगे। पहले कहाँ नियम बहुत जटिल थे और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, इन सबको हटाने की कोशिश ईपीएफओ में की है, सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। बस अब उम्मीद यही रखी कि 8.25 पे ही बरकरार रहे इसका ब्याज, जिससे नीचे ना जाए, अब फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। और मैडम ईपीएफओ की बात हो रही तो ईपीएफओ 3.0 की भी चर्चा कर लेते हैं मैडम। अब तो कहा जा रहा है कि यूपीआई के माध्यम से भी जो है आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड के जैसा ही ईपीएफओ कार्ड भी होगा, वहां आप जो है अपना पैसा जो है स्वाइप कीजिए और पैसा आप निकाल इसे बहुत डायनामिक बनाने की कोशिश की जा रही है विशाल। अभी तक ये जो है ये एटीएम के तौर पर आप इससे पैसा निकाल पाएंगे, इस पर हमने कुछ ग्राउंड पर एक्शन नहीं देखा, लेकिन बातें बहुत हो रही हैं। और मुझे लग रहा है जो हमारे नए पीएफआरडीए के जो चेयरपर्सन हैं एस रमन जी, वो भी काफी, मुझे लग रहा है आते ही उन्होंने एनपीएस में कुछ चेंजेस किए, ईपीएफओ के विड्रॉल को जो है इक्विटी में एक्सपोजर, बिल्कुल, और विड्रॉल के जो नियम ईपीएफओ के कब से चले आ रहे थे उनको बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है। और वो कह रहे हैं कि भाई आप ईपीएफओ से अपने एटीएम से जैसे पैसे निकालते हैं, एक ईपीएफओ का कार्ड मिलेगा और उसे आप पैसे निकाल पाएंगे। तो क्या ही बात होगी। आई जस्ट होप कि ये इंप्लीमेंट हो जाए और सिर्फ वे बातें बनकर ना रहे। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी का आईपीओ जल्द बाजार में दस्तक दे सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जो है मार्च में डीआरएचपी दाखिल करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट मार्च में आईपीओ के लिए अपना जो है डीआरएचपी जो जैसा कि मैंने आपको बोला वो दाखिल करेगी। अब चूंकि मामला जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ है, मैडम की पक्की नज़र रहती है एमसीज पर, तो मैडम का रुख करना ज़रूरी है। क्या मैडम सबसे बड़ा ये आईपीओ होगा, क्या मेगा आईपीओ होगा? बिल्कुल मेगा आईपीओ की तैयारी है, और एसबीआई के जो चेयरपर्सन है श्रेयस शेट्टी, उन्होंने भी ये हिंट दिया था कि वो आईपीओ लाने की तैयारी करें। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं एसबीआई म्यूचुअल फंड से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। मैं और विशाल जो भी बात कर रहे हैं ये रिपोर्ट्स के हवाले से कर रहे हैं। विशाल ने आपको बताया कि ब्लूमबर्ग के हवाले से उन्होंने ये खबर दी है आपको कि ऐसी तैयारी चल रही है कि मार्च में एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है अपने आईपीओ को लेकर आ सकती है। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि 1.5 बिलियन डॉलर तक जुटाने का प्लान है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, क्योंकि जो उनका लीनियज है एसबीआई का, एक पसंदीदा ब्रांड है हमारे देश में। बैंक की बात कीजिए तो एक ज़माना था जब बैंक नहीं लोग कहते थे, वो ब्रांड की जो जुड़ाव है लोगों का कि हम एसबीआई में जा रहे हैं, तो इसी तरह म्यूचुअल फंड भी एसबीआई के उतने ही पॉपुलर हैं। क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड का शो करती हूँ और मैं देखती हूँ कि जो भरोसा लोग दिखाते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड पर, कई लोगों को लगता है कि वो एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बैंक से जुड़ाव, पर ऐसा नहीं है। ये जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड एकदम अलग कंपनी है और ये बाजार से पैसा रेस करने की अब तैयारी कर रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई मार्च में ये डीआरएचपी जो है वो दाखिल करेगी और इस साल के सेकेंड हाफ में प्रॉब्ली हम उनके आईपीओ को बाजार में उतरते हुए देख सकते हैं। वैसे भी जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली या फाइनेंशियल प्रोडक्ट देने वाली कंपनियां जो हैं, उनका कारोबार जो है वो अच्छा चल रहा है। कोविड के बाद से हमने देखा है कि लोगों का उनकी तरफ ध्यान गया है। लेकिन अभी की जो टाइमिंग है, जब पिछले 1.5 साल से लोग रिटर्न नहीं बना रहे हैं, ये एक टेंशन वाली बात है। नॉट इन इक्विटी, नॉट इन कमोडिटीज। लेकिन फिर जाए तो जाए कहाँ? अगर हमें अपने भविष्य के लिए सेव करना है तो हम अल्टीमेटली हमें ऐसी जगहों पर तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, राइट? तो इनके लिए जो मार्केट है, अभी हो सकता है पेस थोड़ा सा धीरे हो, लेकिन ये मार्केट आगे तो बढ़ने ही वाला है। लोग जब कमाएंगे, उस पैसे को बचाएंगे और अपने भविष्य के लिए जब उसको सेव करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो इस तरह की कंपनियों का कारोबार तो बढ़ने ही वाला है। तो अभी तक जो खबरें मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं कि भाई एसबीआई फंड मैनेजर जो है वो मार्च के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक जो है अपना डीआरएचपी दाखिल करेगा। तैयारी है कुछ 13,500 करोड़ के आईपीओ की, 1.5 बिलियन डॉलर आईपीओ के लाने की। और अभी ऑफर साइज और टाइमिंग पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ये अब
खबरें आ रही है और आईपीओ का पाइपलाइन वैसे भी कहा जा रहा था कि 2026 में बहुत रोबस्ट रहने वाला है, तो हम कुछ बड़े नामों को बाजार में उतरते हुए देखेंगे। अभी जो इनकी जो प्लानिंग नजर आ रही है, हमें लग रहा है कि उस पर एसबीआई म्यूचुअल फंड की चुप्पी बरकरार है। उनसे मैंने बात करने की भी कोशिश की, उनको मैसेज भी भेजा कि बताइए क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कुछ भी कॉमेंट अभी वो नहीं देना चाहेंगे, नो प्लान्स येट। लेकिन जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं वो बता रही हैं कि तैयार है, अभी तैयारी शुरू हो चुकी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड भी आपको लिस्टिंग होते हुए इसकी नजर आ सकती है प्रॉब्ली 2026 के सेकेंड हाफ में। चलिए मैडम, अब कंपनी जो है कितनी बड़ी है ये भी एक डेटा है, दे देता हूँ। एसबीआई फंड्स के पास लगभग जो है 12.5 लाख करोड़ रुपए का एयूएम है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये भारत की कहा जा रही है कि सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। कि इस कंपनी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की कंपनी अमूदी एसए का नाम आ रहा है। दोनों पार्टनर जो हैं आईपीओ के जरिए करीब 10% हिस्सेदारी जो है वो बेच सकते हैं। अब सर, अब मैडम जो है आईपीओ बाजार अभी कैसा रहा है? कल भी आपके आदेशानुसार हम लोगों ने एक स्टोरी की थी, ठंडी लिस्टिंग हो रही है। एग्जैक्टली मैडम, ठंडी लिस्टिंग तो हो ही रही है, और जो आईपीओ का बज हुआ करता था, जैसे मैंने कल नजर आ रहा है। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है वो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है ना, दिशाहीन बाजार नजर आ रहे हैं। आज ही देखिए, आज तो बाजार में एकदम कोहराम मचा हुआ था, जिस तरह से जो बातें खबरें आ रही थी ईरान में लेकर, ईरान की टेंशन को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो विशाल, बहुत जल्दी अब हम देखेंगे गोल्ड में बढ़त, इनफैक्ट गोल्ड में आज बढ़त भी रही है। जी आप मैडम, आपने गोल्ड और सिल्वर की बात छेड़ दी है, तो प्लीज आपसे समझना चाहेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कमोडिटीज का। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीच में ऐसे समय आया जब 4,20,000 के आसपास थे हम लोग, जब चांदी की मैं बात कर रहा हूँ और सोने की बात मैं कर रहा हूँ 2 लाख के आसपास, उस समय कहा गया कि एकदम चरम पर है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, लेकिन थोड़ी सी नरमी आने की बात हुई। हल्की नरमी क्या हुई, देखा कैसे 4 लाख वाला माल जो है 2 लाख के आसपास आ गया। लेकिन फिर से जो आज बात आ रही है, कहा जा रहा है कि अटैक की बात हो रही है, वॉर की प्लानिंग हो रही है, 100 फाइटर जेट्स जो है वो तैनात कर दिए गए। तो क्या फिर से जो है कमोडिटीज की कीमतों में आग लगेगी? मुझे नहीं लगता है कि ये ना फिर से जो है ये सेंटिमेंट वाली बात है। हालांकि ट्रंप और वांस दोनों के जो स्टेटमेंट आए हैं कि ईरान ने जो है रेड लाइन पे दस्तखत नहीं किए और नहीं मानी है ये बात, और इसीलिए आज हमने ये इमीडिएट टेंशन राइज अप होते हुए देखा। इक्विटी बाजार में प्रेशर है, गोल्ड फिर से अब ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये टेम्पररी रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका ईरान के साथ वॉर अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, ईरान से दुश्मनी मतलब और भी कई सारे पार्टनर्स हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि रशिया और चीन जो है वो ईरान के साथ हैं। कई जो है मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ नजर आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई होगी, ये वेनेजुएला वाली बात नहीं है, ये आइसलैंड वाली बात नहीं है, ये ईरान से लड़ाई की बात है। तो हमने बहुत लंबे समय से इन दोनों देशों को हमने ऐसे आगे और पीछे आते हुए जाते हुए देखा है, और ये जब भी ऐसा कुछ होता तो गोल्ड पर जो है वो एक सेफ हेवन मेटल होने के नाते यहाँ पर हम थोड़ी सी हलचल देखते हैं, तो वही हलचल देख रहे हैं। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि गोल्ड एकदम सपाट गिर जाएगा या एकदम तेजी से भाग जाएगा, ना ही सिल्वर में उस तरह की तेजी आएगी। लेकिन हाँ, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन को हवा मिलती है तो ये कमोडिटीज जो हैं थोड़ा सा फ्लेयर अप होती हैं, और वही हमें अभी नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये मामला सुलझ जाए, लेकिन हाँ, अगले 2 दिन क्रूशियल रहने वाले हैं। ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस वॉर को, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है ये बताना बहुत मुश्किल है। उनके और वान साहब के बड़े तीखे तीखे बयान भी आ रहे हैं, और इसका असर आज हमने बाजारों में भी देखा है। विशाल, चलिए मैडम, तो जाते जाते कुछ एक और डेटा है मैडम आईपीओ को लेकर। अब कौन संभालेगा ये जो आईपीओ है, जो बुक बैंक के बुक रनिंग जो मैनेजर्स होते हैं उनके भी लिस्ट है हमारे पास। तो कहा जा रहा है कि इस इशू के लिए कई बड़े जो है इन्वेस्टमेंट बैंक जो है बुक रनर बनकर सामने आते हुए दिख रहे हैं। कोटक महिंद्रा कैपिटल का नाम सामने आ रहा है, एक्सिस बैंक का, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल्स, और साथ में एचएसबीसी, जेफरीज और बैंक ऑफ अमेरिका की जो है इंडियन यूनिट्स हैं वो शामिल हैं। खबर है कि सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन चेज ने भी कम फीस के कारण जो है इस डील में हिस्सा नहीं लिया। तो ये रही ताज़ा अपडेट। सबसे बड़ा जो मेगा आईपीओ कहा जा रहा है कि 2026 में जो है सबसे बड़े आईपीओ की लिस्ट में ये शामिल हो सकता है। तो चलिए, मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैडम, आपका बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।